अमेरिकी संविधान में नियंत्रण संतुलन के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि विदित है, अमेरिकी संविधान निर्माता मॉन्टेस्क्यू, मेडिसन और जॉन लॉक से बहुत अधिक प्रभावित थे। मॉन्टेस्क्यू से प्रेरणा लेते हुए अमेरिकी संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अपनाने का मुख्य उद्देश्य कार्य यही था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा जा सके। यद्यपि अमेरिकी संविधान में कहीं पर भी शक्ति पृथक्करण, नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को अपनाने की घोषणा की गई है और नियंत्रण परिभाषित किया गया है, फिर भी अमेरिकी संविधान के द्वारा सरकार के कई लोकप्रिय व्यवस्थित कार्यबल को न्याय करने के लिए शासन शक्ति का विभाजन किया गया है। इनका मतलब यह था कि विधायी शक्ति उनकी कांग्रेस नियत कर दी गई है और प्रशासन शक्ति राष्ट्रपति की नियत मानी गई है और न्याय शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय और दूसरे नियत मानी गई है। मेडिसिन ये मानना था कि जब तक सरकार का प्रत्येक अंग दूसरे अंग से प्रभावित और नियंत्रित नहीं होता है, जब तक सरकार को कंट्रोल और नियंत्रित करने की पावर नहीं होती है, तो उसे वह शासन, वह अंग निरंकुश बन सकता है, शासन सत्ता का दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए शासन सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए अमेरिकी संविधान ने, जिसे 4 मार्च 1789 में लागू किया गया था, उस संविधान में शक्ति पृथक्करण के साथ साथ नियंत्रण संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया। नियंत्रण और संतुलन सिद्धांत का अर्थ यह है कि सरकार का प्रत्येक अंग अर्थात व्यवस्थित कार्यपालन और न्यायपालिका, ये तीनों ही एक दूसरे को प्रभावित और नियंत्रित करते हैं, जिसके कारण इनके मध्य शासन की शक्तियों को लेकर के संतुलन बना रहता है, सामंजस्य बना रहता है। सरकार का कोई अंग अपने क्षेत्र में तानाशाह नहीं बन सकता है, विकसित नहीं बन सकता है। आइए आज हम अध्ययन करते हैं कांग्रेस पर राष्ट्रीय और सर्वोच्च न्यायालय का नियम। यद्यपि अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 1 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि समस्त व्यवस्थापन संबंधी शक्ति विधायी शक्तियां कांग्रेस में निहित मानी गई है, लेकिन कांग्रेस के द्वारा मनमाने ढंग से विधि निर्माण का कार्य नहीं किया जा सकता है। मनमाने ढंग से संविधान में अमेंडमेंट नहीं कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस की जो विधि निर्माण की जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, अर्थात व्यवस्थापन संबंधी जो शक्ति होती है, वह राष्ट्रीय संरचना से प्रभावित नहीं होती रहती है। कहने का यह है कि पहली बात यह है कि कांग्रेस के द्वारा पारित कोई भी विधेयक जब तक कानून का रूप नहीं ले सकता है, जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा उस विधेयक पर अपने हस्ताक्षर नहीं कर जाते हैं, वह विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के पास दो ऐसे अधिकार होते हैं जिन्हें विलंबकारी विशेषाधिकार, सस्पेंसिव वीटो और जेब विशेषाधिकार, पॉकेट वीटो के नाम से भी जानते हैं। कहने का मतलब है कि दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं। विलंबकारी विशेषाधिकार के प्रयोग के आधार पर राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को ऐसे कर सकता है। राष्ट्रपति की दृष्टि में वह विधेयक आवश्यक कानून से संबंधित नहीं होता है, अर्थात राष्ट्रपति उस प्रकार के कानून को नहीं चाहता है, उस विधेयक को ऐसे कर सकता है। लेकिन कांग्रेस को अधिकार होता है कि यदि कांग्रेस के द्वारा, दोनों सदनों के द्वारा उस विधेयक को अपने 2 बहुमत के आधार पारित कर देता है, तब पश्चात उसे स्वीकृति राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकता है, अर्थात राष्ट्रपति को उस विधेयक के संबंध में अनिवार्य रूप से अपनी स्वीकृति देनी होती है। दूसरी
आवश्यक कानूनों के निर्माण के लिए राष्ट्रपति कांग्रेस को संदेश दे सकता है, उसकी खुशामद कर सकता है और अंतिम और प्रभावशाली उपाय के रूप में वह देश की जनता के नाम कानून जारी कर सकता है। अतः इस दृष्टि से कांग्रेस विभिन्न निर्माण के क्षेत्र में तानाशाह नहीं हो सकती है, डिक्टेटरशिप नहीं कर सकती है, मनमाने ढंग से कानून बनाने का प्रयास नहीं कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस की विधियां की जो शक्ति होती है उस पर राष्ट्रपति का भी कंट्रोल रहता है, नियंत्रण रहता है। सर्वोच्च न्यायालय का भी कांग्रेस की व्यवस्था पर संबंधी प्रभावित होती है अगर कांग्रेस के द्वारा मनमाने ढंग से कानून बनाने के प्रयास किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार प्राप्त होता है, सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार होता है कि कांग्रेस के द्वारा बनाए गए और राष्ट्रपति के द्वारा किए गए कार्य की व्यवस्था की जांच कर सकता है। न्यायालय की दृष्टि में कांग्रेस के द्वारा बनाया कोई भी कानून संविधान के किसी भाग के विरुद्ध होता है या किसी धारा के विरुद्ध होता है, इस प्रकार के सभी कानून की अवैध इस प्रकार के सभी कानून को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। अतः कांग्रेस की विधायी शक्ति होती है, व्यवस्था शक्ति होती है, वो है राष्ट्रीय कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित रहती है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति का कांग्रेस और सर्वोच्च न्यायालय का नियंत्रण। कहने वाला यह है कि अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 की धारा 1 के अनुसार समस्त प्रशासकीय शक्ति राष्ट्रपति में निहित कर दी गई है। राष्ट्रपति देश की कार्यपालिका का सर्वोच्च प्रधान होता है, वह देश की सेना का सेना प्रमुख सेना अध्यक्ष होता है, लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौते करने के क्षेत्र में कांग्रेस के द्वारा बड़े कानून लागू करने के क्षेत्र में राष्ट्रपति का आसन नहीं बन सकता, रजिस्टर नहीं बन सकता है। कहने वाला यह है अमेरिका में पूरे देश का जो हित होता है उस पर कांग्रेस का एकाधिकार होता है। अतः राष्ट्रपति के द्वारा चाहे गए नियम की स्वीकृति देने से कांग्रेस मना कर सकती है, इसलिए राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता है, डिक्टेटरशिप नहीं बन सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा जितनी भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है वे नियुक्तियां जब तक प्रभावी नहीं होती हैं, जब तक प्रभावी नहीं बन जा सकती है, जब तक सीनेट के द्वारा उनका समर्थन नहीं कर जाता है, अनुमोदन नहीं कर जाता है। सीनेट के सदस्य का अधिकार होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है उनको वह अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन सीनेट शिष्टता के कारण राष्ट्रपति के द्वारा किए गए कार्य को, राष्ट्रपति के द्वारा किए गए संधि को, राष्ट्रपति के द्वारा किए गए कार्य को सीनेट के सदस्य को सहज स्वीकार किया जाता है, जिसे सीनेट शिष्टता का नाम जाता है। वैसे तो संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी राष्ट्र के साथ संधि या समझौता किया जा सकता है, लेकिन वह संधि या समझौता जब तक कानून के अनुरूप लागू नहीं होता है, जब तक लागू नहीं हो सकता है, जब तक कांग्रेस के द्वारा उसका अनुसमर्थन नहीं कर जाता है। कांग्रेस का अधिकार होता है राष्ट्रपति के द्वारा की किसी भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संधि समझौता का स्वीकार कर सकती है। दूसरी, कदाचित दुर्व्यवहार क्या था, कदाचित दुर्व्यवहार क्या था, देशद्रोह क्या था, भ्रष्टाचार क्या था, कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रपति को अपदस्थ किया जा सकता है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अतः राष्ट्रपति बिना कांग्रेस के अनुमति के किसी भी संधि समझौते पर लागू नहीं कर सकता है, उसके अनुमति के बिना किसी भी नवी योजना का आरंभ नहीं कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का अधिकार होता है कि वह किसी भी देश के साथ युद्ध करने की घोषणा कर सकता है, लेकिन जब तक एक अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा उसकी घोषणा का अनुसमर्थन नहीं कर जाता है, जब तक देश की सेना को युद्ध क्षेत्र में तैनात नहीं किया जा सकता है। अतः अमेरिकी राष्ट्रपति किसी भी दृष्टि से प्रशासनिक क्षेत्र में मनमाने ढंग से तानाशाही करने की कोशिश नहीं कर सकता है, कानून लागू करने का प्रयास नहीं कर सकता है, क्योंकि उस पर कांग्रेस का पक्ष नहीं रहता है। इसी प्रकार से राष्ट्रपति के द्वारा जितने भी जो आज्ञाएं जारी की जाती हैं, आदेश जारी किए जाते हैं, आज्ञा दी जाती है, उनकी वैधता की जांच सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय की दृष्टि में जो कार्य संविधान के प्रतिकूल होते हैं उन्हें घोषित किया जा सकता है। अतः राष्ट्रपति की प्रशासकीय शक्ति होती है,
कार्यशक्ति होती है उस पर कांग्रेस व्यवस्थापिका और सर्वोच्च न्यायालय का प्रभाव नियंत्रण रहता है। यही कारण है तीनों मुख्य प्रदेश है नियंत्रण और संतुलन की स्थिति बनी रहती है। अब तीसरी बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय पर सर्वोच्च न्यायालय पर राष्ट्रपति और कांग्रेस का निर्णय। वैसे तो अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 3 की धारा 1 के अनुसार समस्त न्याय शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय और अध्यक्ष न्यायालय के हित दी गई है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी मनमाने ढंग से कानून की व्याख्या नहीं की जा सकती है, राष्ट्रपति के द्वारा भी कार्यवाही कुछ नहीं किया जा सकता है, उस पर भी कांग्रेस और राष्ट्रपति का प्रभाव से नियंत्रण रहता है। सबसे पहले लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय पर राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं इन सब की न्यायालय सीरीज का समर्थन के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा ही इन्हें अपॉइंटमेंट किया जाता है। अतः सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनमाने ढंग से न्यायिक क्षेत्र में निर्णय नहीं ले सकते। अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अनुसमर्थन किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या, उनकी वेतन आदि सभी का निर्धारण कांग्रेस द्वारा किया जाता है। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कमी की जा सकती है, वृद्धि की जा सकती है और कदाचित दुर्व्यवहार का था। अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पर उन्हें हटाया जा सकता है। इसलिए उपरोक्त तथ्य कहा जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस के तीनों ही जो होते हैं व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, अर्थात कांग्रेस, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय, ये तीनों ही होते हैं स्वतः ही सरकार का प्रत्येक अंग अन्य दोनों से प्रभावित होता ही रहता है। अतः वहां पर किसी भी अंग के द्वारा प्रशासन क्षेत्र में, विधायी क्षेत्र में, न्याय क्षेत्र में तानाशाही प्रवृत्ति को नहीं बनाया जाता है और इसलिए वहां पर नियंत्रण और संतुलन बनाया जाता है। इसलिए सरकार का प्रत्येक स्वतः ही अन्य दोनों से प्रभावित होता ही रहता है, जिसे चेक्स एंड बैलेंस के नाम से जानते हैं, नियंत्रण संतुलन के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। बाकी